डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई, लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल अमन पॉडकास्ट एफएम पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 21। प्रतियोगिता की शुरुआत। शुभांगी ने तब मुस्कुराते हुए कहा, पिंडारी सिटी में 4 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक में मैंने निश्चित रूप से उनके बारे में सुना है। ये कहा जाता है कि बचपन में 9वें राजकुमार दक्ष से ये बहुत प्रभावित थीं। वैसे ये बिल्कुल तय बात है कि कई लड़कियां इनसे ईर्ष्या करती होगी। उद्धरण चिन्ह। मौर्यों के एक योद्धा ने कहा, ये सिर्फ 9वें राजकुमार दक्ष की एक तरफा नजदीकियां थीं। हमारी भानुमति के सामने उसकी हस्ती कुछ नहीं है। यहां तक कि अगर वो 1 और 100 वर्ष युद्धाभ्यास कर ले तो भी वो भानुमति के आसपास भी नहीं फटक सकता। मौर्यों का एक और योद्धा, जो 17 या 18 साल की उम्र का दिख रहा था, बहुत जोर से हंसा और बोला, इस शक्ति परीक्षण के बाद भानुमति की 7वें राजकुमार शिवदत्त के साथ शादी हो जाएगी। इस दक्ष ने हमारी भानुमति के पास फटकने के बारे में कैसे लिया? इससे बड़ी फालतू बात मैंने आज तक नहीं सुनी। बड़े लोग कहते हैं न कि मूर्खताओं की कोई सीमा नहीं होती, सो सच ही कहते हैं। शुभांगी के लिए अभी भी ये समझना मुश्किल था कि मौर्य दक्ष के प्रति इतने कठोर क्यों हो रहे थे। शुभांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो 7वें राजकुमार शिवदत्त से भानुमति की सगाई हो रही है। बधाई हो। मौर्य परिवार के लिए ये वास्तव में अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि सगाई की घोषणा होने के बाद झुंझुनू क्षेत्र की हर महिला निश्चित रूप से भानुमति से ईर्ष्या करेगी। भानुमति थोड़ा मुस्कुराई। उसकी आंखों में कितनी खुशी थी इसका कोई अंदाजा न लगाया जा सकता है। शिवदत्त से शादी करने की योग्यता भानुमति में तो थी ही। शिवदत्त से विवाह करना पिंडारी सिटी की कई महिलाओं के लिए सपना था। भानुमति इस सपने से केवल एक कदम दूर थी। आयोजन में शक्ति परीक्षण के 2 भाग थे, साहित्यिक परीक्षा और तलवारबाजी की परीक्षा। फिर भी साहित्यिक परीक्षा तलवारबाजी परीक्षा की तरह महत्वपूर्ण नहीं थी। यहां तक कि अगर एक योद्धा को साहित्यिक परीक्षण में पहला स्थान मिला तो उसकी प्रशंसा होगी। वहीं दूसरी ओर, अगर एक योद्धा ने तलवारबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो राज परिवार उसे एक महंगा और शानदार पुरस्कार देगी। तलवारबाजी की परीक्षा शुरू हो रही थी। इस परीक्षा का पहला चरण एक शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें उम्र के अनुसार अलग अलग भार वर्ग के पत्थरों को उठाना था। जिसमें सबसे छोटे पत्थर का वजन 100 किलोग्राम था, जिसका रेडियस करीब 50 सेंटीमीटर था। 3 मीटर रेडियस वाला बड़े चट्टान का वजन 1000 किलोग्राम यानी 10 क्विंटल था। योद्धाओं को अपनी आयु के अनुसार शक्ति स्तर का परीक्षण करना पड़ता था, इसलिए ये सबसे कम उम्र के योद्धा से शुरू हुआ था। सबसे पहले योद्धा सेनानायक मलिक की बेटी और पिंडारी सिटी की राजकुमारी निवेदिता थी। वो महज 6 साल की थी। वो केवल 3.5 फीट लंबी थी। राजकुमारी निवेदिता सबसे कम भार के पत्थर की ओर चल पड़ी। चलते समय वो कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। पत्थर 6 साल की लड़की के लिए भारी लग रहा था, लेकिन फिर भी निवेदिता ने 100 किलोग्राम के पत्थर को आसानी से उठा लिया। वाह! सभा में आए सभी लोगों के मुंह से एक साथ निवेदिता के लिए शाबाशी निकली। निवेदिता ने पूरी कोशिश की कि वो पत्थर को अखाड़े से बाहर फेंक सके, लेकिन वो महज 1 मीटर की दूरी से आगे नहीं फेंक सकी। राजकुमारी निवेदिता इससे जरा निराश लग रही थी। वो फिर अखाड़े के बीच आ गई और दूसरे पत्थर को उठाने की तैयारी करने लगी। दूसरे पत्थर का वजन 200 किलोग्राम था। जाहिर है, ये राजकुमारी की सीमाओं से बाहर था। वो पत्थर को नहीं उठा सकती थी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उसने एक प्रयास किया, लेकिन उसे हार माननी पड़ी। हालांकि राजकुमारी निवेदिता दूसरे पत्थर को उठाने में नाकाम रही थी, लेकिन उसके प्रदर्शन ने पहले ही अखाड़े में बैठे लोगों को प्रभावित कर दिया था। वे लोग कानाफूसी करने लगे। राजकुमारी ने 4 साल की उम्र में पवित्र ताबीज हासिल कर लिया था। 2 साल के अभ्यास के बाद वो 100 किलो के पत्थर को आसानी से उठा पाए। ये बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन है। मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़की इस दुनिया में भगवान के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए आई है। ये लड़की नहीं, अवतार है, अवतार। अखाड़े के सामने सिंहासन पर बैठे सेनानायक मलिक ने भी निवेदिता की तारीफ में तालियां बजाई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो ये जानकर खुश थे कि उसके अपने बच्चों में एक और प्रतिभा थी। बाद में 14 साल की 10वीं और 10 साल की 11वीं राजकुमारियों ने भी शक्ति प्रदर्शन के पहले दौर में भाग लिया। 10वीं राजकुमारी खुद को लेकर पूरी तरह यह मानकर चल रही थी कि वो कर लेगी, और इसी आत्मविश्वास के चलते 100 किलो के पत्थर को छोड़ दिया। इसकी बजाय उसने सीधे 200 किलो के पत्थर को उठा लिया।
जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने इसे 7 मीटर दूर फेंक दिया। फिर उसने 300 किलो का पत्थर आजमाया। अफसोस की बात है, वो इसे उठाने में असमर्थ थी और उसे हार माननी पड़ी। 11वीं राजकुमारी ने भी 10वीं राजकुमारी की तरह 2 वर्षों तक अभ्यास किया था और उसी के समान 200 किलो के पत्थर को उठाकर 6 मीटर तक फेंक दिया। चूंकि 11वीं राजकुमारी 10वीं राजकुमारी से 4 साल छोटी थी, उसका प्रदर्शन ज्यादा बेहतर माना जा रहा था। शक्ति प्रदर्शन के पहले दौर की समाप्ति पर तीनों राजकुमारियां अन्य योद्धाओं से नीचे थीं। राजकुमारियों की ओर से जो सबसे भारी पत्थर उठाया गया था उसका वजन 200 किलो था। वे राजकुमारों की तुलना में थोड़ी कमजोर लग रही थीं। आगे प्रतिभाओं के बीच वास्तविक लड़ाई होनी बाकी थी। 15 साल के आयु वर्ग में भानुमति सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी, इसलिए वो अखाड़े में प्रवेश करने वाली पहली प्रतिभागी थी। उसने पहले 9 पत्थरों को छोड़ा और 10वें पत्थर की ओर बढ़ गई। 10वें पत्थर का वजन 1000 किलोग्राम था और इसका व्यास 3 मीटर था। भानुमति ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी और दोनों हाथ बढ़ाकर पत्थर को आसानी से ऊपर उठा दिया। ये पत्थर भानुमति के शरीर से अधिक बड़ा था। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने छोटे शरीर के साथ भानुमति उस भारी वजन के पत्थर को संभाल सकती है। लोग चौंक गए और बोले, वो केवल 15 साल की है। उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि जो चीज उन्होंने देखा है वो वाकई सच है। सिंहासन पर बैठे सेनानायक मलिक भी चौंक गए और उन्होंने कहा, ये प्रतिभाशाली लड़की किस परिवार से है? रानी भानुमति के प्रदर्शन से अधिक संतुष्ट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, वो मौर्य प्रमुख की बेटी है। उसका नाम भानुमति है। वो गुणवती तो है ही, काफी खूबसूरत भी है। मुझे ये भी लगता है कि ये लड़की हमारे शिवदत्त के साथ विवाह के लिए उपयुक्त है। आपकी क्या राय है? सेनानायक मलिक ने जवाब दिया, अच्छा, तो मैं इस लड़की को पहचानता हूँ। मेरे ख्याल से इस लड़की की प्रतिभा और पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारे बेटे के साथ काफी मेल खाती है। तभी सेनानायक मलिक की नजर दक्ष की ओर चली गई, जो अखाड़े के सामने खड़ा था। मलिक ने कहा, फिर भी मुझे याद है कि भानुमति और दक्ष बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैंने उनकी शादी के बारे में पहले ही मौर्य प्रमुख के साथ चर्चा की है। अफसोस की बात है कि 3 साल पहले हुई चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए। रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, भानुमति के साथ राजकुमार दक्ष का विवाह इस लड़की की प्रतिभा के साथ न्याय होगा क्या? जाहिर है, वे अब एक दूसरे के लिए बेमेल हैं। इन दोनों की योग्यता के बीच की खाई समय के साथ बड़ी होती जाएगी। रानी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, भानुमति के पास जो प्रतिभा है उसे देखते हुए अगर उसका विवाह शिवदत्त के साथ होता है तो वो अधिक खुश रहेंगी और शिवदत्त की जोड़ी काफी जमेगी। सेनानायक ने थोड़ी देर इस बारे में सोचा और सहमति में अपना सिर हिलाया। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि भानुमति की प्रतिभा की तुलना दक्ष की प्रतिभा से करना अनुचित है। उस जमाने में युद्ध में पुरुषों को महिलाओं से बेहतर होना परंपरा अनुसार जरूरी माना जाता था। यदि महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में बेहतर स्थिति प्राप्त किया हो तो ये सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अच्छा संकेत नहीं माना जाता था। भानुमति ने पत्थर को अखाड़े से बाहर फेंक दिया। पत्थर 15 मीटर दूर गिरा और उसके गिरने से जमीन में एक बड़ा सा छेद हो गया। ये हर किसी की उम्मीद से परे थी। भानुमति के प्रदर्शन से निश्चित रूप से भीड़ में हर एक व्यक्ति को झटका लगा था। पूरे सभा में आवाजें गूंज रही थीं, हे भगवान, बड़ी हैरत की बात है। भानुमति निश्चित रूप से मौर्य खानदान में सबसे प्रतिभाशाली है, उनके लड़के भी उस लड़की के आगे फेल हैं। दूसरे ने कहा, इस युवती ने इस तथ्य को पूरी तरह से झुठला दिया है कि एक महिला का शरीर की तुलना में एक पुरुष का शरीर अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता है। तीसरे आदमी ने अपना लॉजिक दिया, एक हाथ से 10 क्विंटल का पत्थर उठाना। अरे एकदम देवी सवार हो गई थी इस लड़की पर। गजब है भाई, गजब है। समूचे भीड़ में उसकी ही चर्चा होती रही। एपिसोड 22, कारनामा। अब अखाड़े में शक्ति परीक्षण की बारी दक्ष की थी। 8वें राजकुमार देवदत्त ने दक्ष को चेतावनी दी, अत्यंत सावधान रहना दक्ष। आप जानते हैं कि इन पत्थरों का वजन काफी ज्यादा होगा। अखाड़े के बाहर एक योद्धा ने हंसते हुए कहा, हे भगवान, दक्ष अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। खुद को सबके सामने अपमानित होने के लिए पेश करना पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। ये कैसे संभव हो सकता है कि वह इतना भारी पत्थर उठा लें? ये 100 किलोग्राम से अधिक है। एक दूसरे योद्धा ने कहा, पिंडारी सिटी की राजकुमारी निवेदिता ने 200 किलोग्राम का पत्थर उठाया और वह अभी केवल 6 साल की है, लेकिन राजकुमार दक्ष को देखो, वह 16 साल का हो गया है, फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कितनी शर्मनाक बात है ना? तीसरे ने कहा, अभी भी वक्त है, अपना नाम वापस ले सकता है अभी वो। उसे वापस चला जाना चाहिए। उसे शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं होना चाहिए। इन बातों से परे दक्ष अपनी ही दुनिया में खोया था। वो इस तरह के कमेंट्स को लगातार इग्नोर करता जा रहा था और एकदम कूल होकर, शांतचित्त और आत्मविश्वास के साथ अखाड़े की ओर चल पड़ा।
अखाड़े के अंदर जाते समय रास्ते में उनकी मुलाकात भानुमति से हुई, जो अभी अभी अखाड़े से अपना शक्ति प्रदर्शन करके आ रही थी। वे रुक गए और एक दूसरे को घूरते रहे। उनके बीच बस कुछ कदमों का ही फासला था। भानुमति टकटकी लगाकर दक्ष को देख रही थी। अपना माथा ठोकते हुए उसने कहा, मेरे प्यारे दक्ष, तुम्हें इस शक्ति परीक्षण के लिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप शायद इन भारी पत्थरों को उठा ना पाएं, ये काफी वजनी हैं और आप जैसे कमजोर इंसान के लिए इनको उठाना असंभव है। क्या आप नहीं जानते थे कि ये आयोजन आपके लिए नहीं है? अगर इस अखाड़े में आप पर लोग हंसेंगे तो सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि आपकी माँ और समूचे राज परिवार का मजाक बनेगा। दक्ष चुप रहा। उसने भानुमति की ओर देखा और कहा, भानुमति जी, मैं मानता हूं कि आप काफी उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली हैं, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को बदनाम करें या उनका मजाक बनाएं। नश्तर से भी ज्यादा चुभता है अगर कोई तंज करे। भानुमति की आंखों में निराशा भर गई और वो दक्ष से बोली, क्या तुम मेरी बात नहीं मान सकते? एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा दक्ष। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। उसने दक्ष को अखाड़े में ना जाने के लिए काफी कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके बचपन का दोस्त का सभी मजाक उड़ाएं। लेकिन दक्ष के रवैये में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। भानुमति खुद से बड़बड़ाई, ये बहुत जिद्दी है, जाने खुद को क्या समझता है। अब उसने तय किया कि वो इस बेवकूफ और जिद्दी लड़के दक्ष से कुछ नहीं कहेगी। अब भानुमति ने दक्ष से कहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना दक्ष। और ये कहते हुए भानुमति अखाड़े से बाहर निकल गई। वे दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे थे, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बाहर निकल गए। भानुमति जब अखाड़े से बाहर आई, उसे कई युवा योद्धाओं ने घेर लिया। इन युवकों की निगाहों में भानुमति के लिए तारीफ ही तारीफ थी। लोग उसे मौर्य परिवार की सबसे बहादुर सदस्य मान रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ 15 साल की थी और 1000 किलोग्राम वजन के पत्थर को उठाने में सक्षम थी। साथ ही उस पत्थर को उसने 15 मीटर की दूरी तक उछाल फेंका था। उससे अधिक उम्र के कई बड़े बड़े योद्धा भी इस तरह का करिश्मा करने में खुद का काबिल नहीं पाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बहुत सुंदर और भव्य थी। पिंडारी सिटी में शीर्ष 4 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। व्यापारियों के नेता प्रेमशंकर ने कहा, बधाई हो मौर्य, हम एक और प्रतिभाशाली जाबांज के सामने आने का जश्न मनाना चाहते हैं। भानुमति की बहादुरी के हम सब आज गवाह बने हैं। हम पिंडारी सिटी में नई प्रतिभा के रूप में उसे सम्मानित करना चाहते हैं। फिर प्रेमशंकर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने सुना है कि भानुमति और 7वें राजकुमार शिवदत्त की सगाई होने वाली है। दूसरों से मिल रही तारीफ से मौर्य परिवार के प्रमुख अनादि मौर्य गदगद हुए जा रहे थे। उनको बहुत अभिमान महसूस हो रहा था। वो अपनी बेटी भानुमति की तारीफ सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। बेशक, शाही अखाड़ा के क्षेत्र में बाकी निगाहें दक्ष पर टिकी हुई थीं। ये देखना मुश्किल नहीं था कि वे इस राजकुमार का इंतजार कर रहे थे कि वे खुद को अपमानित न करें। मौर्य परिवारों के शाही परिवार के साथ करीबी रिश्ते थे, वे सभी इस राजकुमारों के नाम से परिचित थे। जबकि सबको पता था कि दक्ष अपनी खराब सेहत से जूझ रहे थे। शिवदत्त और दक्ष को पिंडारी सिटी से दोनों विरासत में मिले हैं, लेकिन वे इतने अलग थे। 7वें राजकुमार लोगों की नज़र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वे पिंडारी सिटी के भी नायक थे। तथापि दक्ष दूसरों के नज़र में एक मूर्ख था, लोगों को उससे कुछ भी उम्मीद नहीं थी। किसी भी संदेह के बिना दक्ष की आज की उपस्थिति को एक मजाक माना जात रहा था। हालांकि उस आयोजन में बैठे लोगों में एक ऐसी भी शख्सियत थी जिसे दक्ष से बेहतर की उम्मीद थी। जब उसने दक्ष को अखाड़े की तरफ बढ़ते हुए देखा, उसने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर संकेत किया, दक्ष को देखना रोमांचक होगा, मुझे उम्मीद है कि वह सबको चौंका देंगे। दक्ष पहले पत्थर की ओर बढ़ा। अचानक अखाड़े से बाहर बैठे लोगों की हंसी फूट पड़ी। वह 16 वर्ष का है, लेकिन वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए सबसे हल्के पत्थर को चुन रहा है। खुद का मजाक उड़ा रहा है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमार देवदत्त, जिनका रवैया अत्यंत ही तिरस्कारपूर्ण था, अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों को भी बहुत अजीब लग रहा था। उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि दक्ष ने पूरे शाही परिवार को बदनाम कर दिया। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से दक्ष पहले पत्थर के पास नहीं रुका। वह दूसरे पत्थर की ओर बढ़ गया, फिर तीसरे पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। सभी हैरान रह गए, अरे दक्ष को क्या हुआ? दक्ष तब तक नहीं रुका जब तक वह 10वें पत्थर के पास नहीं पहुंच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे ये क्या वो 10वें पत्थर को उठाने जा रहा है? क्या बकवास है, इसने तो केवल 3 महीने पहले अपना पवित्र ताबीज ग्रहण किया था। अपमानजनक मुद्रा के साथ 8वें राजकुमार देवदत्त ने टिप्पणी की, एक बेवकूफ 1000 किलोग्राम से अधिक भार का पत्थर कैसे उठा सकता है? यहां तक कि अगर वह 30 साल भी अभ्यास करे तो भी वह इसे नहीं उठा पाएगा। भानुमति दक्ष की तरफ घूरकर देख रही थी, वो भी उसको 10वें पत्थर की ओर बढ़ते देखकर हैरानी से भर गई थी। अब सभी लोग दक्ष की ओर देख रहे थे।
दक्ष ने कुछ मंत्र बुदबुदाए। दक्ष ने एक हाथ बढ़ाकर आसानी से पत्थर को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था कि पानी में तैरते किसी कागज के टुकड़े को उसने आसानी से उठा लिया हो। इसे देखकर पूरी सभा शांत हो गई, सबों ने अपनी सांसें रोक ली। दक्ष आराम से खड़ा था। हालांकि वो एक भारी पत्थर उठा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसने रुई की बोरी उठाई हो और उसे इस काम के लिए जरा भी ताकत नहीं लगानी पड़ रही हो। देवदत्त का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसके होंठ थरथरा रहे थे। ये कैसे संभव हो सकता है? केवल देवदत्त ही नहीं, बल्कि अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों को भी ये देखकर झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष इतना बदल कैसे गया। दूसरे लोग भी हैरत में थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर दक्ष ने उस विशालकाय पत्थर को 5 मीटर ऊंचा उछाल दिया, जिसके बाद वह तेज गति से जमीन पर गिर गया। उस भारी पत्थर को उठाकर फेंकने के बाद कोई भी योद्धा थक सकता था, लेकिन दक्ष ने इसे फिर से हवा में ही पकड़ लिया। फिर उसने आराम से उस पत्थर को पहले स्थान पर लाकर वापस रख दिया। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई, कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। अखाड़े में बैठे सभी लोग आपस में बातचीत करने में व्यस्त हो गए। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी दक्ष से प्रभावित थे, किसी को इस बात में थोड़ा भी शक नहीं था कि दक्ष ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो भानुमति की तुलना में बहुत अधिक थी। हैरत की बात इसलिए भी थी कि दक्ष की उम्र केवल 16 वर्ष की थी और उसने 3 महीने पहले ही अपना पवित्र ताबीज प्राप्त किया था। बीमार और कमजोर माने जाने वाले दक्ष ने ये कारनामा कैसे किया, ये एक रहस्य था और इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था, लेकिन ये सच था और सभी लोग इस घटना के गवाह बने थे। एपिसोड 23। देवदत्त की नाकामी। अखाड़े में दक्ष का प्रदर्शन देखकर भानुमति हैरत से भर गई थी। वो अपने निचले होंठ को दांत से काट रही थी और दक्ष को घूर रही थी। वो सोच रही थी, उसमें इतनी शक्ति, ये कैसे संभव है? भानुमति विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या देखा था। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि केवल 3 महीने के अभ्यास के बाद दक्ष इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। दक्ष के इस प्रदर्शन से अनादि मौर्य भी चौंक गए थे। वो एकटक से दक्ष को घूर रहे थे। कोई ये बताने के काबिल नहीं था कि दक्ष इतना शक्तिशाली कैसे हो गया था। दक्ष ने अपना अभ्यास बड़ा शानदार किया था, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता था और सभा में बैठे बड़ी संख्या में सीनियर और बुजुर्ग योद्धा हैरत से भरे हुए थे। उनमें से कई लोग जो थोड़ी देर पहले जो दक्ष को हीन भावना से देख रहे थे, उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। धरती पर रखे 1000 किलोग्राम के पत्थर को उठाना मुश्किल था, फिर भी उसे आसानी से उठाकर 5 मीटर की ऊंचाई पर थामे रखना किसी उत्कृष्ट योद्धा से ही संभव था। दक्ष के अंदर अध्यात्म शक्ति बहुत अधिक मात्रा में आ रही थी, जिससे उसने मंत्र की बदौलत पत्थर पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर दिया और आसानी से पत्थर को ऊपर उठा लिया। कुछ समझदार और बुजुर्गवार योद्धा ही इस उत्तम कोटि के तकनीक को पहचान सकते थे, बाकी सभी को दक्ष का प्रदर्शन हैरान और परेशान कर रहा था। इसलिए उन लोगों ने जो देखा वो उन्हें अविश्वसनीय लग रहा था। भीड़ ने अन्य योद्धाओं के साथ दक्ष के क्षमता की तुलना करना शुरू कर दिया। एक ने कहा, 9वें राजकुमार दक्ष की शक्ति अन्य योद्धाओं की तुलना में बहुत बेहतर है। ये बात सच थी कि पिंडारी सिटी को एक शानदार और शक्तिशाली प्रतिभा मिल चुकी थी। दक्ष अखाड़े से बाहर चला गया। जब वो भानुमति के नजदीक से गुजरा तो उसने दक्ष से नाराजगी जताते हुए कहा, तुमने अपनी शक्ति को छुपाकर बढ़िया किया है। क्या तुम्हें मुझसे किसी बात का डर था क्या? थोड़ा रुककर भानुमति ने कहा, हालांकि केवल शक्तिशाली होने से ही तय नहीं होता कि जब आप मैदान जंग में असली लड़ाई में आएंगे तो आप ही जीतेंगे। शक्ति परीक्षण तो अभी बस शुरू ही हुआ है। आप इस परीक्षण के अंतिम परिणाम में हमारे और आपके बीच के युद्ध कौशल और योग्यता में वास्तविक अंतर देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर भी भानुमति नहीं जान सकी कि आध्यात्मिक शक्ति के प्रयोग के मामले में दक्ष कितने उत्कृष्ट थे। उसके मन में 2 बातें आई। पहली ये कि अचानक ईश्वर की कृपा दक्ष पर आ गई और उसने शक्ति पाने के लिए किसी खजाने को प्राप्त कर लिया है। दक्ष से भानुमति ने जो कहा उसे सुनने के बाद दक्ष मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और अपनी मां यशोधरा के पास चला गया। दक्ष ने अपनी मां के कंधे पकड़कर कहा, मां, देखा तुमने, मैंने ये किया। सबों के बीच खड़े होकर यशोधरा ने खुशी से कांपते हुए पूछा, बेटू, क्या ये सच में मेरा ही राजा बेटा है? यशोधरा ने दक्ष को जोर से गले से भींच लिया और रोना शुरू कर दिया। एक मां के लिए यह भावुक पल था। इतने दिनों से वो इस आशा में थी कि शायद दक्ष एक योद्धा बन जाए, लेकिन दक्ष की शरीर की दशा देखकर उसके मन में ये बात आ जाती थी कि दक्ष के योद्धा बनने के दिन कभी नहीं आएंगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दक्ष ने ही पत्थर उठाया है, लेकिन वो अब एक योद्धा था जो युवाओं में श्रेष्ठ था। वो निश्चित रूप से सभा में हर एक को प्रभावित कर चुका था और अब किसी में उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं होगी। इस अविश्वसनीय घटना के बाद सभी नौकरों, मंत्रियों और दूसरे कर्मचारियों के दक्ष के प्रति विचार बदल गए थे। सभी आपस में फुसफुसाने लगे, अब से यशोधरा का मजाक बनाने की जरूरत नहीं। उसका बेटा बड़ा योद्धा बन गया है।
सबने एक साथ कहा, हाँ। सेनानायक मलिक अचानक उठ खड़े हुए, उत्साह के साथ दक्ष को देखा और कहा, मेरा नौवां बेटा। दक्ष, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप आखिरकार सफल हुए। जीवन में देर हुई लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनानायक मलिक ने घोषणा करते हुए कहा कि आज के शक्ति परीक्षण का जो परिणाम आया है इससे राजपरिवार बेहद खुश है। राजपरिवार आज के इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए अगले 3 दिनों तक पिंडारी सिटी के सभी लोगों के लिए भोज का आयोजन करने जा रही है। मलिक ने भावुकता के साथ कहा, दक्ष, मेरे करीब आओ। मुझे मेरे प्यारे बेटे को देख लेने दो। नम आंखों से यशोधरा ने कहा, बेटू, जाओ। जल्दी से अपने पिता के पैर छुओ। उद्धरण चिन्ह। यशोधरा ने आंसू पोंछे, दक्ष के हाथों को पकड़ लिया और सेनानायक मलिक की ओर चल दिया। यशोधरा और दक्ष ने एक ही साथ सेनानायक मलिक को प्रणाम किया। सेनानायक मलिक ने कहा, आपके जीवन का कल्याण हो। अन्य राजकुमारों ने दक्ष पर गहरी नजर डाली और पूछा, मुझे लगता है कि आप व्यूह के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। पहले दौर के मूल्यांकन के दौरान दक्ष ने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से वो अपने अभ्यास और साधना को किसी से छिपा नहीं सकते थे। दक्ष ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारों। सेनानायक मलिक ने पूछा, केवल 3 महीनों के समय में इस स्तर पर पहुंचना किसी सामान्य योद्धा से संभव नहीं है। दक्ष, ऐसा आपने कैसे किया? हाल में आपने कुछ खास अनुभव किया है? दक्ष ने खुशी से कहा, महामहिम, मैंने कुछ विशेष अनुभव किया, लेकिन इसे रहस्य रहने दें, मैं आपसे इसे साझा नहीं कर सकता हूं। यशोधरा दक्ष के इस लहजे से गुस्से में आ गई। वो चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महामहिम तुम्हारे पिता हैं, अपने पिता से कोई भी रहस्य छुपाना उचित नहीं है। सेनानायक मलिक ने यशोधरा को बीच में रोकते हुए कहा, हर योद्धा के पास उसके अभ्यास और साधना का रहस्य होता है और ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इस बात को किसी से साझा करें या नहीं। अखाड़े में अगली प्रतिभागी 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी थी। प्रियदर्शिनी की सुंदरता किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती थी। उसकी लंबाई 5 फीट 11 इंच की थी और सुराहीदार गर्दन, तीखे नैन नक्श और लंबे लहराते बालों से उसकी खूबसूरती से लोगों की सांसें रुक जाती थीं। उम्र में वो दक्ष से 1 दिन बड़ी थी। उसकी शारीरिक शक्ति और उसका सौंदर्य भानुमति से कम नहीं था। पिंडारी सिटी की 4 सुंदरियों में से एक प्रियदर्शिनी भी थी। राजकुमारी प्रियदर्शिनी 10वें भार वर्ग के पत्थर को उठाने के लिए आगे बढ़ी। उसने आसानी से पत्थर उठाया और उसे 13 मीटर दूर फेंक दिया। ऐसा लगता था कि उसकी शक्ति भानुमति की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। भानुमति ने पत्थर को 15 मीटर दूर फेंका था लेकिन प्रियदर्शिनी 2 मीटर पीछे रह गई, यानी उसका फेंका पत्थर 13 मीटर दूर तक ही पहुंचा। प्रियदर्शिनी अखाड़े से कदम रखा और बाहर चली गई। वो मुस्कुराते हुए दक्ष के पास खड़ी हो गई। दक्ष और प्रियदर्शिनी एक समान उम्र के थे। छोटी उम्र में दोनों साथ ही खेलते थे, लेकिन पवित्र ताबीज मिलने के बाद उन्हें युद्धाभ्यास करने में अधिकांश समय बिताना पड़ा था, जिससे दोनों के बीच निकटता कम होती गई। दक्ष का प्रियदर्शिनी से दूरी महसूस होना स्वाभाविक था, क्योंकि ये शरीर मिलने से पहले उसके जीवन से जुड़ी कोई भी यादें उसके ध्यान में नहीं था। इसलिए दक्ष ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो केवल मुस्कुराकर रह गया। अगला व्यक्ति जिसने अखाड़े में कदम रखा वो 8वां राजकुमार देवदत्त थे। चूंकि 8वें राजकुमार देवदत्त ने सभी चक्र को पार किया था, इसलिए उसे विश्वास था कि वो आसानी से दक्ष को हरा देगा और पिंडारी सिटी के सेनानायक मलिक से उसे अधिक प्रशंसा मिलेगी। फिर भी दक्ष का प्रदर्शन इतना अविश्वसनीय था कि देवदत्त का आत्मविश्वास ही उसे देखकर डगमगाने लगा था। देवदत्त बहुत अधिक मानसिक दबाव में था और खुद से बात करने लगा, मुझे 10वें पत्थर को उठाना चाहिए। दक्ष जैसा सामान्य योद्धा जब 1000 से अधिक भार वर्ग के पत्थर को उठा सकता है तो मेरे लिए यह कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मैं तो निश्चित रूप से इसे उठा लूंगा। देवदत्त खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए इस भार वर्ग के पत्थर को उठाने की जिद ठानकर आगे बढ़ा। राजकुमार देवदत्त 10वें पत्थर के पास गया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और पत्थर में हाथ लगाया। पत्थर आधा मीटर ऊपर उठ गया, लेकिन तभी पत्थर अचानक उसके हाथों से फिसल गया। धड़ाम! पत्थर देवदत्त के पिछले पैर पर गिर गया। ओह, मेरा पैर, कोई बचाओ! कृपया मेरी सहायता कीजिए! देवदत्त दर्द से बेहाल होकर चीखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका कोई गला घोंट रहा हो। पत्थर गिरने से देवदत्त के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। तेज दर्द के कारण वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। वो अखाड़े में एक मरे हुए हाथी की तरह गिर गया। जाहिर है ये वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। 2 शाही सुरक्षाकर्मी अखाड़े में भागे भागे आए। दोनों ने मिलकर उस भारी भरकम पत्थर को हटाया और देवदत्त को उपचार के लिए नीचे ले गए। देवदत्त नाकाम हो गया था। एपिसोड 24, गिद्धौर हिल। इस घटना के बाद अखाड़े में बारी बारी से कई योद्धाओं ने प्रवेश किया। इनमें सभी की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। ये सभी पिंडारी सिटी के रईस परिवारों से थे। इनमें से ज्यादातर योद्धा आसानी से 1000 किलो के पत्थर को उठा सकते थे। योद्धाओं में 3 हर तरह से बेहद उत्कृष्ट थे।
उन सभी ने सभी गुफा के विभिन्न चक्रों को पार कर लिया था। इनमें 3 योद्धा 20 मीटर की दूरी तक पत्थर को फेंक सकते थे। 19 साल के रविशंकर ने 10 क्विंटल के पत्थर को 20 मीटर दूर तक फेंक दिया। रविशंकर से 2 साल छोटे 17 साल के देवनाथ ने उन्होंने रविशंकर की तुलना में 3 मीटर और अधिक दूरी यानी 22 मीटर दूर पत्थर को फेंक दिया था। 19 वर्ष की आयु का बालचंद राज्य के महामंत्री का पोता था। उसने पत्थर को 24 मीटर दूर फेंका। दक्ष, भानुमति और 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी के अलावा शक्ति परीक्षण के पहले दौर में इन 3 योद्धाओं का प्रदर्शन शानदार रहा। इसके बाद यह मूल्यांकन का दूसरा दौर था। दूसरा दौर यानी राज परिवार के पहाड़ी गिद्धौर हिल पर शिकार। इस चरण में केवल वही योद्धा शामिल हो सकते थे जिन्होंने 10वीं श्रेणी यानी 1000 किलो वजन के पत्थर को उठाया था। वे दूसरे दौर के मूल्यांकन में प्रवेश करने के लिए पात्र थे। 43 युवा योद्धा थे जिन्होंने पहले दौर में 10वीं पत्थर की ट्रे को उठाया था। शाही पहरेदार सभा में 43 घोड़े लेकर आए। सभी घोड़े 6 फीट ऊंचे थे। हर घोड़े की पीठ पर जीन कसी हुई थी और उस जीन पर एक धनुष और 5 तीर रखे थे। पिंडारी सिटी का महामंत्री सेनानायक मलिक के दाहिनी ओर खड़ा था और घोड़ों के आकर नीचे खड़े होने के बाद उसने जोर से पार्टिसिपेंट्स को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी ने 1000 किलो के पत्थर को उठाकर अपनी क्षमता का पूरा प्रदर्शन किया है। अब आप बर्बर जानवरों से लड़ने के लिए योग्य हैं। यह इस आयोजन का दूसरा चरण है, लेकिन ध्यान रखिए द कॉम्पिटिशन का ये हिस्सा आपकी कल्पना से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। महामंत्री ने आगे अपनी तेज आवाज में कहना जारी रखा, अपनी शक्तियों के साथ तलवारबाजी के कौशलों में दक्ष होने के बावजूद पॉसिबल है कि आप एक भी जंगली जानवर को मार नहीं पाएं। आपके घोड़ों की जीन पर एक धनुष रखा है और आपको इसके इस्तेमाल से ही उन खूंखार जंगली जानवर को मारना होगा। सभी प्रतिभागी गौर से महामंत्री की बात सुन रहे थे और महामंत्री ने आगे कहा, आप में से हर एक को 5-5 तीर दिए जा रहे हैं। आप इनका प्रयोग कर जितने जानवरों का शिकार कर पाएंगे, आपको उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। और ये चीज आपकी शक्ति के मूल्यांकन में भी दिखेगी। जो योद्धा जंगली जानवरों को मारेंगे उन्हें ही तीसरे दौर के परीक्षण में शामिल होने के लिए काबिल माना जाएगा। लेकिन महामंत्री ने योद्धाओं को चेतावनी दी, राज पहाड़ी यानी गिद्धौर हिल इतने खतरे से भरी है कि आपका जीवन भी दांव पर लग सकता है, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर एक शंख फूंककर महामंत्री ने कहा, गिद्धौर हिल में शिकार के इस चरण को अब शुरू किया जा रहा है। भानुमति अपने घोड़े की पीठ पर बैठ गई और खुद को सहज दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने दक्ष पर नजर डाली और कहा, दक्ष, मैं स्वीकार करती हूं कि शक्ति का प्रदर्शन करने में मैं थोड़ी कमजोर थी, लेकिन अब वक्त मेरा है। मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकन के इस दौर से आगे बढ़ने में आप मेरे साथ बने रहेंगे। भानुमति ने घोड़े को चाबुक मारा और लगाम खींची, और इसके साथ ही घोड़ा हवा की रफ्तार से आगे बढ़ गया। दक्ष ने धनुष को अपनी पीठ पर रखा और घोड़े पर सवार होकर गिद्धौर हिल की ओर बढ़ गया। राज पहाड़ी यानी गिद्धौर हिल सेनानायक मलिक के परिवार के लिए शिकार की जगह थी। इस हिल पर कई जलप्रपात, झरने, चट्टानें, घाटियां और ऐसे घने विशालकाय पेड़ों वाले जंगल जिसमें घुसते ही आम लोगों के छक्के छूट जाते थे। ये सामान्य लोगों को डराने के लिए काफी थे। इनमें लगभग सभी खूंखार जंगली जानवर रहते थे। सेनानायक मलिक की उस सभा में मौजूद सभी युवा योद्धा एक एक करके गिद्धौर हिल की तरफ निकल गए। मैदान खाली हो गया और दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग पहाड़ी की ओर देखने लगे थे। 1 मीटर ऊंची कंटीली झाड़ियों में एक सफेद जानवर दिखाई दे रहा था। वो तेजी से वहां सामने के घास के मैदान से गुजरता हुआ घने जंगलों में घुस गया और इन योद्धाओं की आंखों से ओझल हो गया। इस जानवर की सफेद चमक इतनी तेज थी कि कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। लेकिन दक्ष में विशिष्ट शक्ति थी। उसने देखा कि ये एक खरगोश जैसा दिखने वाला जंगली जानवर था। लेकिन ये खरगोश की तरह सरल जीव नहीं था, ये असल में एक बर्बर जीव था। एक चमकीला खरगोश जो बिजली की तेजी से भागता था और इसके पंजे और दांत काफी नुकीले होते थे। लेकिन इस जानवर की कमजोरी थी कि उसमें खुद के रक्षा करने की शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर थी। अगर उसकी शक्ति और गति की तुलना की जाए तो शक्ति में पहले स्तर के योद्धाओं के बराबर की शक्ति थी, यानी वो योद्धा जिसने 200 किलो के पत्थर को उठा लिया था उसके बराबर। दक्ष ने सोचा, ये सिर्फ एक जंगली खरगोश है, इस पर भीष्म बाण से प्रहार करना गलत होगा, इस पर भीष्म बाण चलाना बाण की ही बर्बादी होगी। दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची और जमीन से एक नुकीली घास खींची और अपने धनुष पर लगाकर खरगोश पर वार कर दिया। दक्ष का निशाना इतना अचूक था कि उस घास के लगने से खरगोश धराशायी हो गया। छठा राजकुमार दक्ष के पास ही था। उसने अपने घोड़े की लगामी खींच ली और बिना घोड़े से नीचे उतरे ही वो जमीन की ओर झुका और उसने खरगोश के सिर में लगे तीर को पकड़कर खरगोश को उठा लिया। छठे राजकुमार ने उस खरगोश को दक्ष की ओर बढ़ा दिया और बोला, दक्ष, ये राज पहाड़ी पर तुम्हारा पहला शिकार है। लगता है तुम में किसी विशाल खूंखार जंगली जानवर को सामने से मारने की हिम्मत नहीं आ रही है। और मारा भी किसको? एक खरगोश को, वो भी छिपकर। तुम्हारे मर्द बनने में थोड़ा टाइम है यार।
उसकी नज़र में अखाड़े में भले ही दक्ष अपने आप को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति साबित कर चुका था, लेकिन दक्ष पहली बार शिकार पर निकला था, इसलिए उसका भयभीत होना सामान्य था। छठे राजकुमार ने दक्ष को समझाते हुए कहा, मेरे भाई, आपको यह समझना होगा कि लड़ाई और हत्या में अंतर होता है। दोनों पूरी तरह से अलग हैं। राज पहाड़ी के घने जंगलों में योद्धाओं को शिकार पर भेजने का मकसद क्षमता परीक्षण के साथ साथ उनके साहस को भी परखना होता है। यदि एक योद्धा इतना डरपोक था कि वह एक जंगली जानवर को भी नहीं मार सकता था, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, चाहे उसने कितना भी युद्धाभ्यास क्यों ना किया हो, भले ही वह सभी व्यूह को क्यों ना पार किया हो। हालांकि 18 की उम्र में छठे राजकुमार ने सभी व्यूह को पार कर लिया था, साथ ही युद्धाभ्यास और आध्यात्मिक शक्तियां अर्जित कर ली थी। दक्ष ने कहा, मैं सिर्फ भीष्मवान को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने छिपकर इस नुकीले घास का प्रयोग किया ताकि खरगोश का शिकार किया जा सके। छठे राजकुमार ने ठहाका लगाते हुए कहा, आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बहुत से जंगली जानवर हैं और हर कोई अपने 5 भीष्मवान से 5 जानवरों का शिकार करे, ये भी संभव नहीं है। ये कहते हुए छठा राजकुमार तेजी से आगे बढ़ गया, जंगलों में गायब हो गया। दक्ष अपने घोड़े का रुख दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया और सोचा, गिद्धौर हिल वास्तव में बहुत बड़ी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करना होगा, क्योंकि संभव है कि मेरे हिस्से में शिकार करने के लिए बहुत सारे जंगली जानवर इस प्रतियोगिता के लिए बच ही ना पाएं। दक्ष को 1 घंटे में इस तरह के 3 खरगोशों का सामना करना पड़ा। हालांकि अब वो इनमें से किसी पर भी वार नहीं कर रहा था। वो दूसरों घातक जानवरों की तलाश में जुटा रहा। अचानक दक्ष के बाईं ओर से एक जंगली भैंसा निकला तो वो चौंकन्ना हो गया। उसने ध्यान से उस दिशा में देखा, उसे 3 भैंसे दिखाई दे रहे थे। दक्ष खुश हो गया, उसने सोचा कि इतनी आसानी से मुझे 3 शिकार मिल गए। 9वीं राजकुमारी प्रियदर्शिनी सफेद घोड़े पर सवार थी, वह दक्ष के करीब आई। उसने अपने बालों को संवारते हुए कहा, दक्ष, आपको बहुत देर हो चुकी है। ये 3 मेरे शिकार हैं। ये कहते हुए प्रियदर्शिनी भैंसे की ओर बढ़ी। तीनों भैंसों की आंखें चमक रही थी। प्रियदर्शिनी को अपनी ओर आता देख भैंसे भी चौकन्ने हो गए, वह प्रियदर्शिनी की ओर बढ़ने लगे। प्रियदर्शिनी ने एक साथ 3 भीष्मवाण निकाले, उन्हें धनुष पर चढ़ाया और निशाना साधते हुए शिकार पर वार कर दिया। तीनों भीष्मवाण को एक ही बार में छोड़ा गया था। तीनों वाण तीनों शिकारों के माथे पर जा लगे और 7 इंच गहरा घाव कर दिया। वाण लगते तीनों भैंसा तुरंत मर गया और पहाड़ी के निचले भाग से गिरने लगा। एपिसोड 25। शिकार। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने अपने धनुष को पीठ पर रखा और दक्ष को देख मुस्कुराए। मेरे भाई, मैं तीरंदाजी में उत्कृष्ट हूं, इसलिए मैं एक साथ 3 शिकार करने में कामयाब रही। आपको क्या लगता है भाई? दक्ष ने प्रियदर्शिनी की ओर देखा और चिल्लाया, पीछे देखो। जब तक प्रियदर्शिनी पीछे देखती और सचेत होती, उतने ही देर में एक भयानक भैंसे ने, जो कि उन तीनों भैंसों से भी अधिक शक्तिशाली था, अपने तेज सींग से प्रियदर्शिनी के घोड़े पर वार कर दिया। राजकुमारी प्रियदर्शिनी का घोड़ा दर्द से बिलबिला उठा। उसकी हड्डियां टूट गई, उसके शरीर में एक कटोरे के आकार का छेद हो गया था। ये जोर से जमीन पर गिर गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि राजकुमारी प्रियदर्शिनी संभल नहीं सकी और घोड़े के साथ जमीन पर गिर गई। राजकुमारी प्रियदर्शिनी विचलित हो गई। वह जमीन पर लुढ़कने लगी। जब तक रुकती और खड़ी होती, उससे पहले ही अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल छाया दिखाई दी। उस विशालकाय भैंसे ने अपना पैर उठा लिया था और अगला कदम प्रियदर्शिनी के सिर पर रखने जा रहा था। अगर किसी विशालकाय जानवर का पैर किसी मनुष्य के शरीर पर पड़े तो हड्डियों का सूरमा बनना तय है। अचानक एक भीष्म बाण ने दूर से उड़ान भरी और उस विशालकाय भैंसे की गर्दन पर जा लगी। भैंसा धराशायी हो गया और दूर जा गिरा। इसकी लोहे जैसी मजबूत खुरों ने राजकुमारी प्रियदर्शिनी के निकट जमीन पर 5 इंच गहरा गड्ढा बना दिया। दक्ष बुदबुदाया, ये निश्चित रूप से एक मिडल क्लास का जंगली जानवर है। दक्ष घोड़े से उतरा और उस विशालकाय भैंसे की तरफ बढ़ गया। दक्ष के तीर ने भैंसे को भले ही प्रियदर्शिनी से दूर फेंक दिया था, लेकिन भैंसा अभी मरा नहीं था। दक्ष ने फिर से एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ाकर भैंसे की ओर मार दिया। तीर निकला और जाकर सीधे भैंसे के गर्दन में जा धंसा। भैंसे के मुंह से रक्त का फव्वारा निकलने लगा। अंत में जोर जोर से रंभाता हुआ वो भैंसा जमीन पर गिर गया। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने राहत की सांस ली और खड़ी हो गई। ये बेहद ही डरावना था। अगर दक्ष ने भैंसे को नहीं मारा होता तो वह भैंसे के पैर के नीचे कुचलकर मारी जाती। दक्ष ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो? प्रियदर्शिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, यदि आपने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तेजी नहीं दिखाई होती तो मैं आज बच नहीं पाती। प्रियदर्शिनी की आवाज में जज्बाती अंदाज आ गया और वो बोली, मेरे प्यारे भाई, आपकी तीरंदाजी की कला बेजोड़ है। ये तो बहुत शक्तिशाली भैंसा था, लेकिन आपने इसे केवल 2 वाणों से मार दिया। दक्ष ने नजर दिया और गंभीर स्वर में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक खूंखार जंगली जानवर है या एक इंसान है, इन सभी की एक कमजोरी होती है।
अगर आप इसकी कमजोरी पर हमला करेंगे तो आप आसानी से जीत जाएंगे, भले ही आप उसके अपेक्षा शक्तिशाली ना हो। दक्ष ने आगे कहा, कुदरत ने मनुष्य में जो खासियत दी है वो है नॉलेज। ज्ञान की बदौलत ही कोई भी मनुष्य अपनी ताकत और अपने हथियारों का उचित इस्तेमाल कर सकता है, साथ ही साथ शिकार की कमजोरियों का विश्लेषण करने के काबिल भी हो सकता है। इसलिए एक इंसान ऐसे बर्बर जानवरों को भी मार सकता है जो हर तरह से इंसानों से अधिक मजबूत, ताकतवर और खूंखार होते हैं। वास्तव में राजकुमारी प्रियदर्शिनी को अपनी शक्ति के प्रयोग से 3 भैंसे को मारने का मौका मिला, लेकिन कम ज्ञान के कारण उसकी जान मुसीबत में आ गई थी। प्रियदर्शिनी ने अपनी पीठ पर धनुष बाण रखा और दक्ष से बातें करने लगी। अब प्रियदर्शिनी के पास केवल 2 भीष्म बाण बचे थे। प्रियदर्शिनी ने दक्ष से कहा, हमारे भीष्म बाण पर अलग अलग निशान हैं। शाही सुरक्षाकर्मी शिकार को बाद इसे एकत्रित करेंगे, इसलिए हमें उन बाणों को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये बोलते बोलते प्रियदर्शिनी दक्ष के घोड़े की ओर चल पड़ी। दक्ष थोड़ा भड़क गया और बोला, क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घोड़ा बुरी तरह घायल है। मैं अब केवल तुम्हारे घोड़े की सवारी कर सकती हूँ, वरना मुझे पैदल ही जाना होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ घोड़े की सवारी कर सकती हूँ मेरे भाई? चांद सी खूबसूरत राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने चुस्त शाही कपड़ा पहन रखा था। दक्ष की अनुमति के बिना ही प्रियदर्शिनी घोड़े पर बैठ गई और दक्ष से कहा, मेरे भाई दक्ष, आओ। यदि हम जल्दी नहीं निकलते हैं तो दूसरे योद्धा सभी जंगली जानवरों को मार देंगे। प्रियदर्शिनी ने हाथ बढ़ाया। दक्ष घोड़े के नजदीक आकर प्रियदर्शिनी का हाथ पकड़ लिया और घोड़े पर बैठ गया। दोनों के बैठते ही घोड़ा घने जंगल की ओर चल पड़ा। अगर हम एक साथ काम करते हैं तो हम मध्यम कोटि के खूंखार जानवरों को आसानी से मार सकते हैं। राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने एक उम्मीद भाव में दक्ष से कहा, यदि हम इस तरह के बर्बर जानवरों का शिकार कर लेते हैं तो बहुत ही अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। स्को की गणना समीकरण इस प्रकार था, एक उत्कृष्ट श्रेणी के जानवर जैसे सिंह या बाघ का शिकार, 2 उच्च कोटि के जानवर जैसे भैंसें और हाथी, 5 मध्यम कोटि के जानवर जैसे सुअर, तेंदुआ आदि का शिकार बराबर था। दूसरे शब्दों में, हालांकि दक्ष ने एक भैंसे को मार दिया था, ये 5 उच्च मध्यम कोटि के शिकार के बराबर था। हर किसी से उच्च कोटि के जानवरों का शिकार करना संभव नहीं था। कई वर्षों के बाद कोई एक योद्धा इस उपलब्धि को हासिल कर पाता था। हालांकि दक्ष ने अभी सभी चक्र पार नहीं किए थे, लेकिन उसकी ताकत दूसरे योद्धाओं की तुलना में अधिक थी। इसलिए वह विशालकाय खूंखार भैंसे को सफलतापूर्वक मार सका था। दक्ष की नजरें इधर उधर घूम रही थी। उसने कहा, अगर हम एक उत्कृष्ट श्रेणी के जानवर को मार दे तो कितना बेहतर होगा। यह असंभव है। एक उत्कृष्ट श्रेणी के एक बर्बर जानवर की शक्ति एक महान योद्धा के बराबर होती है। वो योद्धा चक्रों को पार करने के बाद, कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद इतना शक्ति प्राप्त कर पाता है कि वह किसी उत्कृष्ट जानवर का शिकार कर सके। हम दोनों में किसी ने भी इस दिशा में प्रयास किया तो शायद हम में से कोई वापस नहीं लौट सकेगा। हम दोनों ही उन खूंखार जानवरों का भोजन बन जाएंगे। राजकुमारी ने बोलना जारी रखा, सातवें राजकुमार शिवदत्त ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में एक उत्कृष्ट स्तर के एक बर्बर जानवर का शिकार किया है। मैं मानती हूं कि इस वर्ष के इस उपलब्धि को हासिल करने की क्षमता किसी भी योद्धा में नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं था जब राजकुमारी प्रियदर्शिनी गिद्धौर पहाड़ी पर शिकार में भाग ले रही थी, इसलिए उसे पता था कि शिकार किस जगह पर होंगे। प्रियदर्शिनी ने कहा, मोहनिया ढलान हमारे आगे है। मुझे वहां पर हर साल एक सफेद बाघ दिखाई देता था। आप जानते हैं, सफेद बाघ उत्कृष्ट श्रेणी का शिकार होता है जो भैंसे की तुलना में अधिक मजबूत होता है। मैं इसे मार नहीं सकती थी, इसलिए मैं इसके करीब भी नहीं गई थी। दक्ष और राजकुमारी प्रियदर्शिनी ने घोड़े की दिशा बदलकर लगाम छोड़ दी और मोहनिया ढलान की तरफ उतर गए। उन्होंने आपस में मिलकर बाघ को खोजने की योजना बनाई था। दक्ष को जमीन पर कुछ धूल धब्बों के निशान मिले। एक पेड़ का तना गिरा हुआ था और उसके पत्ते झड़े हुए थे। पास में एक विशालकाय चट्टान थी और उन्होंने चट्टान के पास कुछ खून के धब्बे देखे। दक्ष ने राजकुमारी प्रियदर्शिनी से पूछा, तो किसी और ने बाघ को मार दिया है? लेकिन दक्ष ने खुद ही असहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन वे खून के धब्बे सफेद बाघ के नहीं हैं बल्कि इंसानों के हैं। हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि सफेद बाघ पास में ही हो सकता है। हफ। अचानक उन्होंने देखा कि एक सफेद बाघ ढलान से आगे बढ़ रहा था। वह दक्ष के काफी करीब आ गया था। दक्ष पिछले जीवन का महान योद्धा रहा था। उसने काफी शक्तियां अर्जित की थी। दक्ष अपने पिछले जीवन में युद्ध कला कौशल में उत्कृष्ट दक्षता हासिल कर चुका था। हालांकि वह अब उसका पुनर्जन्म हुआ था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पिछले जीवन जैसी ही बनी हुई थी। इस प्रकार वह किसी भी संभावित जोखिम के प्रति काफी संवेदनशील था। दक्ष सफेद बाघ के हमले से बचने के लिए दाईं ओर खिसक गया। उसने अपना एक कदम पीछे खींच लिया। उसके बाद उसने अपने तरकश से एक भीष्म बाण निकाला। उसने बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए और बाघ की ओर चला दिया।
बाण लगने के बाद बाघ भागने की बजाय दक्ष की तरफ झपटा। दक्ष को तैयार देख बाघ राजकुमारी प्रियदर्शिनी की तरफ भागा। बाघ राजकुमारी की ओर छलांग लगाकर झपटा और उसे काटने की कोशिश करने लगा। हालांकि राजकुमारी प्रियदर्शनी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसने पलटी मारी और बाघ से 7-8 मीटर दूर हो गई और इस तरह से वो बाघ से बचने में कामयाब रही। हालांकि बाघ और भी तेज था। उसने भी छलांग लगाया और राजकुमारी के चेहरे पर पंजे से हमला कर दिया। बाघ के पंजे के हमले के कारण राजकुमारी प्रियदर्शिनी बुरी तरह से घायल हो गई। बाघ दोबारा हमले के लिए तैयार था, वह राजकुमारी पर झपट्टा मारने ही वाला था। राजकुमारी प्रियदर्शिनी सोच रही थी कि वह अवश्य ही मर जाएगी, तभी उसने देखा कि दक्ष बाघ की ओर भागा चला आ रहा था। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए, सिर्फ और सिर्फ अमन पॉडकास्ट FM यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक के आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे सभी सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है जो मेरी स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं।